नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक 3 फेज डीओएल स्टार्टर को दो अलग अलग जगह से ऑपरेट कैसे कर सकते हैं और उसका कनेक्शन कैसे होता है? सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए भी, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए बहुत काम की है, जो एक बिगिनर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो आज हमारा फोकस एक ऐसी डिवाइस पर है जिसके बिना शायद ही कोई बड़ी फैक्ट्री या एग्रीकल्चर फील्ड चल पाए। हम बात कर रहे हैं L&T MK1 डायरेक्ट ऑनलाइन यानी डीओएस स्टार्टर की। बिल्कुल, और ये 15 एम्पियर और 500 वोल्टेज एसी तक की स्टैंडर्ड रेटिंग रहा है। ये आपको हर जगह दिख जाएगा, चाहे छोटी फैक्ट्री हो या बड़ा प्लांट। सही कहा। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इसके बेसिक पार्ट्स जानना नहीं है। आज हम इस स्टार्टर के अंदर घुसकर उस लॉजिक को डिकोड करेंगे जो इसको एक जगह से नहीं बल्कि रिमोट लोकेशन से यानी दो अलग अलग जगहों से कंट्रोल करने की ताकत देता है। और देखिए, ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दा है। जरा सोचिए एक बड़े एग्रीकल्चरल सेटअप के बारे में, जहां वाटर पंप खुले खेत में लगा है और जो कंट्रोल रूम है वो वहां से आधा किलोमीटर दूर है। हाँ, वहां बार बार चलकर जाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट। या फिर एक हैवी मशीनरी प्लांट ले लीजिए, जहां शोर इतना ज्यादा है कि उसके पास खड़े रहना सेफ ही नहीं है। ऐसे में किसी ऑपरेटर के लिए हर बार मशीन को चालू या बंद करने के लिए चलकर स्टार्टर तक आना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। कन्वीनियंस तो छोड़िए, सेफ्टी के नजरिए से ये एक बड़ा खतरा है। एकदम सही। अगर मशीन में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक इमरजेंसी स्टॉप बटन वहीं ऑपरेटर के पास होना चाहिए, ताकि वो तुरंत एक्शन ले सके। ये इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल माना जाता है। अगर हमें अपने घर में एक लाइट बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना होता है तो हम सीधा वायर्स को स्प्लिट करके 2 वे स्विच लगा देते हैं ना। नॉर्मल वायरिंग में वही होता है। तो यहाँ एक हैवी मोटर के लिए हम सीधे उन मोटी वायर्स को लंबा करके दूर किसी दूसरे स्विच तक क्यों नहीं ले जाते? इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने की क्या जरूरत आ गई? ये डाउट अक्सर नए टेक्नीशियंस को भी आता है। लेकिन देखिए, यहाँ हम एक आम लाइट बल्ब की नहीं, एक 3 फेज हैवी मोटर की बात कर रहे हैं। बल्ब में वोल्टेज और करंट बहुत कम होता है, वहां नॉर्मल स्विच चल जाता है। अच्छा, पर 3 फेज में तो करंट बहुत ज्यादा होगा। बहुत हैवी करंट फ्लो होता है। अगर उसमें पावर वाली वायर को लंबा करके किसी छोटे रिमोट स्विच तक ले जाएंगे तो स्विच दबाते ही वो बुरी तरह जल जाएगा। वहां एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओह वाओ। हाँ, इसीलिए यहाँ कॉन्टैक्टर और कंट्रोल सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है, जो नॉर्मल स्विच से बिल्कुल अलग काम करता है। अच्छा, तो इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या कि जो पावर सर्किट है वो एक तरह से एक बहुत हैवी ट्रैफिक वाला रिवर क्रॉसिंग है और कॉन्टैक्टर एक बड़ा हैवी ड्रॉब्रिज है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। जो मेन पावर की मोटी वायर्स है वो ब्रिज के दोनों तरफ खड़ा हुआ हैवी ट्रैफिक है। हम एक छोटे से स्विच से उस हैवी ट्रैफिक को डायरेक्टली रोक तो नहीं सकते, तो हमारा जो रिमोट स्विच है वो सिर्फ उस ब्रिज को उठाने या गिराने वाले एक छोटे से विंच मोटर को सिग्नल देता है। बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ वो विंच मोटर हमारा कंट्रोल सर्किट है। जब कंट्रोल सर्किट ऑन होता है तो ड्रॉब्रिज गिरता है और हैवी पावर मोटर तक पहुंच जाती है। मैं सही सोच रही हूँ ना? आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। कंट्रोल सर्किट एक्चुअली स्टार्टर का दिमाग होता है, जो बहुत ही लो करंट पर काम करता है। वो सिर्फ कॉन्टैक्टर को, यानी उस ड्रॉब्रिज को कमांड देता है कि कब क्लोज होना और कब ओपन होना है। ठीक है, यानी सारी सेफ्टी इस दिमाग में है। हाँ, हम जो भी एक्स्ट्रा स्विच, रिमोट, पुश बटन या ऑटोमेशन वाली डिवाइस लगाते हैं वो सिर्फ इस लो करंट वाले कंट्रोल सर्किट में जुड़ती हैं। मेन पावर लाइंस जो L1, L2 और L3 से आती हैं और T1, T2, T3 से मोटर तक जाती हैं, उन्हें हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। समझ गई। मुझे हाईवे वाली वायर्स को नहीं छेड़ना है, सब कुछ इस ब्रेन यानी कंट्रोल सर्किट में ही करना है। तो इस पूरे डुअल कंट्रोल को समझने से पहले स्टार्टर को थोड़ा ओपन करके देखते हैं। L&T MK1 के अंदर जब हम झांकते हैं तो क्या क्या फिजिकल पार्ट्स मिलते हैं हमें? बिना पार्ट्स के नाम और काम समझे तो वायरिंग समझना नामुमकिन है। तो अगर हम स्टार्टर का कवर ओपन करें तो सफेद और लाल रंग की प्लेट के पीछे सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट हिस्सा कॉन्टैक्टर ही होता है। वही मेन स्विचिंग हैंडल करता है। जिसके ठीक ऊपर एक स्केल या डायल जैसा कुछ होता है जिसमें बैकअप फ्यूज मैक्स 35A लिखा रहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और उसके नीचे एक और बहुत जरूरी कंपोनेंट जुड़ा होता है जिसे ओवरलोड रिले या OLR कहते हैं। ये एक तरह से मोटर का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड मतलब सेफ्टी के लिए? हाँ, अगर मोटर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करंट लेने लगती है तो ये रिले सर्किट को ब्रेक कर देती है,
ताकि मोटर जलने से बच जाए। इस OLR के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स होते हैं, 95 और 96 नंबर। ये नॉर्मली क्लोज्ड यानी NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वेट, नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल हालत में जब तक बिना किसी प्रॉब्लम के सब चल रहा है, ये 95 और 96 टर्मिनल्स आपस में जुड़े रहते हैं और रास्ता साफ रखते हैं ताकि कंट्रोल करंट आगे बढ़ सके। राइट। जब तक मोटर सेफ है, ओवरलोड नहीं है, ये रास्ता खुला रहता है। इसके अलावा स्टार्टर का एक और दिल होता है, कॉइल। इस कॉइल के दो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, A1 और A2। ये कॉइल करती क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जब भी इस कॉइल को वोल्टेज मिलता है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में बदल जाती है और मैग्नेट बनते ही ये कॉन्टैक्टर को एक झटके में अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा, और कॉन्टैक्टर खींचते ही वो 3 फेज सप्लाई मेन हाईवे से मोटर तक चली जाती है? बिल्कुल। और इस मैकेनिकल मूवमेंट के साथ कुछ और छोटे कॉन्टैक्ट्स भी जुड़े होते हैं। एक होता है स्टार्ट कॉन्टैक्ट, जिसके नंबर 93 और 94 होते हैं। ये नॉर्मली ओपन यानी NO होता है। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसके नंबर 13 और 14 होते हैं। तो 13 और 14 भी नॉर्मली ओपन ही होते हैं। हाँ, यानी आम हालत में टूटा हुआ रास्ता। हाँ, डिफॉल्ट हालत में वो ओपन ही रहते हैं। ओके, तो मेरे दिमाग में अब एक मैप बन चुका है। 95, 96 सेफ्टी गेट है, कॉइल मैग्नेट बनाती है और 93, 94 स्टार्ट बटन के पीछे का रास्ता है। अब अगर हम बिना किसी मॉडिफिकेशंस के देखें, मतलब कंपनी से आए हुए फैक्ट्री डिफॉल्ट डायग्राम को देखें, तो इसमें कंट्रोल वायरिंग का फ्लो कैसे चलता है? ध्यान से उस रास्ते को ट्रेस करते हैं। कंट्रोल फेस की सप्लाई, तो जो OLR का NC कॉन्टैक्ट है यानी 95, 96, वो कॉइल के सीरीज में सबसे पहले जुड़ा होता है। मतलब कॉइल तक करंट पहुंचने के लिए उसको 95 में घुसकर 96 से निकलना ही पड़ेगा। एकदम सही। अगर ओवरलोड हुआ तो 95, 96 ट्रिप हो जाएगा, रास्ता टूट जाएगा और मोटर सेफ रहेगी। Here's where it gets really interesting. अगर मैं स्टार्ट बटन यानी 93, 94 दबाती हूँ तो कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और मोटर चालू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। A2 को तो पहले से ही दूसरा फेज मिला हुआ है। तो कॉइल एक्टिवेट हुई, मैग्नेट बनी, कॉन्टैक्टर को खींचा, ड्रॉब्रिज गिरा और मोटर ऑन हो गई। लेकिन यहाँ एक कैच है जो मेरे हिसाब से इस पूरे सिस्टम की सबसे फैसिनेटिंग और थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। वो क्या? पुश बटन। जो स्टार्ट बटन होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है ना। ऑपरेटर ने पुश बटन को दबाया, मोटर चालू हुई, लेकिन 1 सेकंड बाद वो अपनी उंगली वहां से हटा लेता है। उंगली तो हटाएगा ही। तो उंगली हटाते ही स्प्रिंग उस बटन को वापस पीछे धकेल देता है। अगर बटन वापस अपनी जगह आ गया तो 93 और 94 का जो रास्ता जुड़ा था वो तो वापस टूट जाना चाहिए ना। लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए। और अगर वो टूटा तो कॉइल को करंट मिलना बंद, मैग्नेट खत्म और मोटर तुरंत बंद हो जानी चाहिए। उंगली हटाते ही मशीन रुकनी चाहिए। लेकिन फैक्ट्री में मोटर तो लगातार चलती रहती है। ये मैजिक कैसे हो रहा है? ये सच में इस स्टार्टर सर्किट का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसे इलेक्ट्रिकल टर्म में सेल्फ होल्डिंग या लैचिंग कहते हैं। इस लॉजिक की खूबसूरती ये है कि स्टार्टर को अपने आप जिंदा रहने के लिए एक नया रास्ता मिल जाता है। नया रास्ता कैसे? देखिए, जब ऑपरेटर बटन दबाता है और कॉन्टैक्टर अपनी जगह से मूव करता है तो सिर्फ हैवी पावर लाइन ही नहीं जुड़ती। कॉन्टैक्टर के उसी मैकेनिकल मूवमेंट के साथ एक छोटा सा स्विच भी मूव करता है, जिसे हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 13 और 14 कहा था। नॉर्मल हालत में 13 और 14 अलग थे, लेकिन कॉन्टैक्टर दबते ही ये दोनों टच हो जाते हैं। मतलब जैसे ही मैं उंगली हटाती हूँ, पावर 93, 94 से ना जाकर उस 13, 14 वाले नए बाईपास रास्ते से कॉइल को मिलती रहती है। सही जवाब। इसी बाईपास को होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसलिए स्टार्ट बटन छोड़ने के बाद भी मोटर लगातार चलती रहती है। ये होल्डिंग वाला फंडा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक होल्डिंग समझ आ गई, पर क्या हो अगर हमारी मोटर बेसमेंट में हो और मुझे कंट्रोल ग्राउंड फ्लोर से करना हो? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में सब बहुत होता है। यही पे तो एक्सटर्नल पुश बटन्स का काम आता है ना। अगर आपको ऐसे पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। बिल्कुल। रिमोट कंट्रोल डेस्क लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है यहाँ पर। तो इस स्टार्टर में हमें क्या फिजिकली चेंज करना पड़ता है? एक नियम हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला स्टेप है रिमूव रेड वायर 95 to 93। एक रेड वायर? हाँ, स्टार्टर के अंदर कंपनी से डिफॉल्ट एक लाल रंग का छोटा सा लिंक 95 और 93 के बीच जुड़ा आता है। उसको फिजिकली पहले हटाना पड़ता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? क्या ये लाल तार एक फैक्ट्री डिफॉल्ट लॉक की तरह है? अगर किसी ने इसे नहीं हटाया
तो क्या नया एक्सटर्नल स्टॉप बटन बाईपास हो जाएगा और काम ही नहीं करेगा? एकदम सही डिडक्शन। ये सबसे कॉमन गलती है। करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर लाल वायर नहीं हटाया तो करंट एक्सटर्नल स्टॉप बटन तक जाएगा ही नहीं। बाप रे, मतलब इमरजेंसी में अगर ऑपरेटर जोर से स्टॉप बटन दबाए तो मोटर बंद ही नहीं होगी? नहीं होगी, और ये एक बहुत बड़ा हैजार्ड बन सकता है। इसलिए उस लाल वायर का हटना लाजमी है ताकि करंट मजबूरन बाहर वाले स्टॉप बटन से ही गुजरे। ये बहुत ही क्रूशल सेफ्टी टिप है। पर मैनुअल पुश बटन्स छोड़कर क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब बिना इंसानी दखलंदाजी के किसी ऑटोमेटिक सेंसर से चला सकते हैं, जैसे पानी की टंकी के लिए फ्लोट स्विच होता है। MK1 स्टार्टर बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में। आप सिंगल पोल स्विच, फ्लोट स्विच या थर्मोस्टाट लगा सकते हैं। फ्लोट स्विच तो बस एक मेटालिक बॉल वाला डब्बा होता है। अच्छा, कैसे काम करता है वो? जब टंकी खाली होती है, फ्लोट नीचे लटकता है और स्विच ऑन हो जाता है। वो सीधा कॉइल को पावर देता है और मोटर चालू। और जब टंकी भर जाए तो? फ्लोट पानी के साथ ऊपर आता है, स्विच टूट जाता है और मोटर बंद। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 13-14 होल्डिंग लूप की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, क्योंकि फ्लोट स्विच जब तक नीचे है वो लगातार खुद ही पावर भेज रहा है। एग्जैक्टली। उसमें मोमेंट्री पुश वाला फंडा नहीं है। एक और इंडस्ट्रियल रियलिटी मेरे दिमाग में आ रही है। अगर किसी जगह 3 फेज पावर तो है पर न्यूट्रल लाइन नहीं है, तो कॉइल को A1 और A2 के बीच 220 वोल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। ऐसे में हम फेज टू फेज वायरिंग करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज दो अलग फेजेस, जैसे R फेज और B फेज से ली जाती है। फेज टू फेज? पर उसमें तो 415 वोल्ट्स का हैवी करंट होगा ना, कॉइल तो जल जाएगी। सही पकड़ा आपने। स्टैंडर्ड 220 वोल्ट की कॉइल धुआं छोड़ देगी। इसलिए ऐसे सेटअप्स के लिए स्पेसिफिकली स्टार्टर के अंदर 415V या 440V AC की कॉइल लगानी पड़ती है। अच्छा, तो कंपोनेंट्स वोल्टेज के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। अब आखिर में एक और चीज, LNT की प्लेट पे लिखा होता है बैकअप फ्यूज मैक्स 35A। इस सेफ्टी चेकलिस्ट का ध्यान रखना कितना जरूरी है? देखिए, स्टार्टर ओवर करंट से बचाता है, पर शॉर्ट सर्किट आने पर मैसिव झटका कॉन्टैक्टर को पिघला सकता है। इसलिए बैकअप फ्यूज या MCB लगाना बहुत जरूरी है। तो 35A का फ्यूज सबसे पहले उड़ेगा और मशीन को बचा लेगा। हाँ। दूसरी वार्निंग, OLR सेटिंग हमेशा मोटर की एग्जैक्ट करंट रिक्वायरमेंट पे सेट होनी चाहिए। गलत सेट किया तो मोटर जल जाएगी पर ट्रिप नहीं होगी। और प्रॉपर अर्थिंग भी देनी होगी ताकि ओवरलोड पर सेफली ट्रिप हो सके। बिल्कुल। अर्थिंग बॉडी को लाइव बॉम्ब बनने से बचाती है। ये तीनों सेफ्टी पॉइंट स्ट्रिक्ट हैं। तो आज का ये सेशन सच में बहुत एनलाइटनिंग था। एक क्विक समरी ले लेते हैं। जरूर। इनपुट L1, L2, L3 से आएगा। आउटपुट T1, T2, T3 से मोटर तक जाएगा। कंट्रोल लॉजिक OLR 9596, स्टार्ट 9394 और होल्डिंग 1314 टर्मिनल के इर्द गिर्द घूमता है। एकदम परफेक्ट। और सबसे बड़ा टेकअवे, एक्सटर्नल कंट्रोल लगाते वक्त वो छोटा सा लाल तार 95 to 93 हमेशा हटना चाहिए। सही बात है। अब जाते जाते दोस्तों के दिमाग की थोड़ी और कश्मकश बढ़ाते हैं। एक सवाल छोड़ता हूँ सोचने के लिए। बोलिए। हमने मैकेनिकल फ्लोट स्विचेस देखे, मैनुअल पुश बटन्स देखे, पर सोचिए आज के दौर में अगर आपको किसी मॉडर्न फैक्ट्री में इन्हीं पुराने रिलायबल MK1 टर्मिनल्स यानी 95, 96, A1, A2 को एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट वाईफाई रिले के साथ लिंक करना हो। ओह, मतलब ऐप से कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो उस स्मार्ट स्विच का NOC सर्किट इन क्लासिक टर्मिनल्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा? स्मार्ट रिले एक डिजिटल सिग्नल लेकर इस मैकेनिकल जायंट को कैसे कंट्रोल करेगा? इस बारे में दोस्तों जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।